Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, रीड 2021 हेतु शानदार टेस्ट है हिंदी का, टेस्ट नंबर 22। पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हैं। आज के कुछ विशेष प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो आप ग्रामर की कहो या फिर आप शिक्षण विधियों की कहो। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोनों लेवल के लिए, लैंग्वेज 1 हिंदी हो या लैंग्वेज 2 हिंदी हो। वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले एक टेस्ट बनाया था मैंने साथियों, थॉर्नडाइक का। पूरे 33 क्वेश्चन थे। उसमें 31वें क्वेश्चन में मैंने बताया तो था ही, सही था कि भाई उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन जब मैंने टिक लगाया तो वो गलती से थोड़ा पहले विकल्प पे लग गया, जबकि दूसरा वहाँ पर सही था। तो उसमें मैंने करेक्शन भी किया है। बिल्कुल आप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगी, उसमें आप करेक्शन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है? भयभीत, चिड़ीमार, अनुदित और अभ्यारण्य। तो मित्रों, शुद्ध शब्द का चयन करना है। शुद्ध शब्द देखिएगा, ये जो चिड़ीमार है, चिड़ीमार शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से, तो फिर ये गलत हो गया। ये जो भयभीत शब्द है, भयभीत शब्द ये अशुद्ध है मित्रों। ये भयभीत शब्द ऐसे लिखा जाता है, फिर ये भी गलत हो गया। ये जो अभ्यारण्य शब्द है, अभ्यारण्य नहीं होता है, होता है अभयारण्य। क्या होता है? अभयारण्य। तो फिर ये भी गलत हो गया। मतलब यहाँ अनुदित सही है, तो तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है, खिलाड़ी सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे थे। वाक्य में काल है संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। तो मित्रों, खेल रहे थे भूतकाल में तो आएगा, लेकिन खेल रहे थे यहाँ पर क्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? खेल रहे थे। तो क्रिया क्या पूर्ण हुई है? भूतकाल में नहीं हुई है। अगर पूर्ण हो जाती तो फिर वो क्या कहलाता? पूर्ण भूतकाल। लेकिन अपूर्ण थी तो फिर इसको हम कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो साथियों, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय से निर्मित है? मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है, उस स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। देखिए पूरे 30 क्वेश्चन देख करके जाइएगा, आप आज वास्तव में महसूस करोगे कि हाँ, हमने टेस्ट दिया है। पहला विकल्प है बाघिन, दूसरा है हिरणी, तीसरा है नातिन और चौथा है बहिन। तो साथियों बताइए, ऐसा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है जो प्रत्यय से निर्मित नहीं है? देखिए हिरणी, हिरणी में ई प्रत्यय, हिरन प्लस ई, हिरणी, ई प्रत्यय लगा हुआ है। नातिन, नातिन में इन प्रत्यय लगा हुआ है। बागिन, बागिन में इन प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन बहिन, बहिन में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 3 में। देखिए बहिन में नहीं है कोई भी प्रत्यय, हिरणी में ई, बागिन में इन, नातिन में इन, लेकिन बहिन में कोई इन प्रत्यय नहीं होता है। बहन शब्द गलत है साथियों। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चाणक्य ने कहा कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। वाक्य है साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है। तो चाणक्य ने कहा कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो ये जो की शब्द आ रहा है, फिर इसके कारण यहाँ पर ये मिश्र वाक्य हो गया। कौन सा हो गया? मिश्र। भाई साधारण तो रहेगा नहीं, क्योंकि चाणक्य ने कहा विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है, तो दो अलग अलग वाक्य हो गए। और ये जुड़ रहे किससे? की से। तो की शब्द यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, तो फिर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है, इसलिए फिर ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मित्रों, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सदैव बहुवचन में ही जो शब्द प्रयुक्त होगा वो है वर्षा, वो है पेड़, कथा या हस्ताक्षर। तो मित्रों, वर्षा हो रही है तो ये तो एक वचन में आएगा हमेशा हमेशा। पेड़ का पेड़ों बन जाता है, कथा का कथाएं बन जाता है, लेकिन हस्ताक्षर कर दिए बहुवचन,
कर दिए, क्योंकि हस्ताक्षर कर दिया नहीं होता है, कर दिए, तो फिर यहाँ पर ये सदैव बहुवचन में रहता है। चाहे आप एक हस्ताक्षर करो, चाहे 10 हस्ताक्षर करो, लेकिन ये सदैव ही बहुवचन में। जैसे एक हस्ताक्षर आपने किया तो हस्ताक्षर कर दिया, थोड़ी हस्ताक्षर कर दिए ही रहेंगे वहाँ पर भी, 10 किए तो भी, तो ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 5 में। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, वाक्य में उद्देश्य है। आगरा ताजमहल स्थल दर्शनीय। तो मित्रों, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, वाक्य में उद्देश्य पूछा जा रहा है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिएगा, उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। अब कर्ता मतलब जिसके बारे में विशेषता बताई जाए, तो विशेषता किसके बारे में बताई जा रही है? आगरा के बारे में या ताजमहल के बारे में? यहाँ पर ताजमहल के बारे में विशेषता बताई जा रही है, ताजमहल के बारे में। तो मित्रों, इसलिए फिर उद्देश्य भी क्या रहेगा? ताजमहल रहेगा, न कि आगरा। अगर आप आगरा पर जा रहे हो तो ये आप गलत है, ताजमहल सही आंसर है आपका प्रश्न नंबर 6 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। 7वां क्वेश्चन, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है? अस्त्र, शस्त्र, गदा और सभी। तो जिसको आप हाथ में पकड़कर चलाते हो उसको किस नाम से जाना जाता है मित्रों? देखिए, अगर हम बात करें तो जो तीर बाण होते हैं, तीर बाण, और एक होती है तलवार, तो ये जो तलवार है इसको हाथ में पकड़कर चलाते हैं। ये जो गदा है इसको हाथ में पकड़कर चलाते हैं, लेकिन इसको कहते क्या है? इसको शस्त्र कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? इसको शस्त्र कहते हैं। जबकि हाथ में पकड़ के यदि उसको नहीं चलाते, उसको फेंक करके मारते हो, जैसे तीर बाण है, तो फिर उसको कहा जाता है अस्त्र। अर्जुन अस्त्र चलाता है, इसे याद रख सकते हो। अर्जुन क्या चलाता है? अस्त्र। और अर्जुन तीर बाण चलाता था तो वो फेंक करके चलाया जाता है। तो फिर यहाँ पर तो हाथ में पकड़कर, जैसे हनुमान जी शस्त्र चलाते थे, अर्जुन अस्त्र चलाता था। एक शब्द याद रख लो, अर्जुन अस्त्र चलाता था। तो यहाँ पर अर्जुन हाथ में पकड़कर नहीं चलाता था, बल्कि उस चीज़ को छोड़ता था हाथ से। तो साथियों, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा, शस्त्र। क्योंकि शस्त्र को, जैसे तलवार है, गदा है, जो चीज़ हाथ में पकड़कर चलाई जाती है उस हथियार को शस्त्र कहते हैं। अब गदा ही नहीं, और भी अन्य चीज़ें होती हैं, इसलिए हम तीसरे पर नहीं जाएंगे, ओनली दूसरा ही विकल्प सही है। लॉजिकल क्वेश्चन है साथियों ये, 7वें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। सर्वनाम पदबंध नहीं है, इमारत पर खड़ी कोई झांक रही थी, इतनी फुर्ती बताकर आपने छात्र की जान बचा ली, किस्मत के मारे कब तक प्रयास करोगे, और राधा कृष्ण से छुप छुप कर मिलती है। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, कोई, आपने, कब, ये तीनों तो सर्वनाम पदबंध में आ जाएंगे, लेकिन छुप छुप कर, यहाँ पर फिर ये सर्वनाम थोड़ी है छुप छुप। तो इसलिए चौथा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना और दीक्षित करना। तो अगर आप सोच रहे हो कि कान फूंकना का मतलब चौकन्ना करना है, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि चुगली करना है, तो गलत है। जादू टोना करना भी गलत है। कहते ना, उसने कान फूंक, उसके कान फूंक दिए, मतलब उसको दीक्षित कर दिया साथियों। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ किससे लिया जाता है? दीक्षित करना या दीक्षा प्राप्त देना, दीक्षा देना, इसका अर्थ निकलता है। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर। अशुद्ध संधि विच्छेद है, सरह प्लस जे बराबर सरोज, अत प्लस एव बराबर अतएव, नीह प्लस गुण बराबर निर्गुण, और नीह प्लस धन बराबर निर्धन। तो देखिए, यहाँ पर सरह प्लस जे सरोज बिल्कुल होता है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नी प्लस गुण निर्गुण, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। नीह प्लस धन निर्धन, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर ये जो दूसरा विकल्प है ये क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि अत प्लस एव नहीं होता है, होता है अतः प्लस एव, बराबर शब्द बनता है अतएव। यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। तो साथियों, दूसरा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 10 में। आशा है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे साथियों, बिल्कुल इसी स्तर से आपको तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है?
निर्देशक, लाघव, उपदेशक और विवरण। तो मित्रों कौन सा विराम चिन्ह के प्रकारों में नहीं आता है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 11 की अगर हम बात करें तो निर्देशक भी विराम चिन्ह होता है, लाघव भी होता है, विवरण भी होता है, लेकिन उपदेशक ऐसा कोई विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही है आपका प्रश्न संख्या 11 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष और करण तत्पुरुष। तो साथियों बताइएगा, बलि वेदी, पहले इसका समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह होगा बलि के लिए वेदी। बलि के लिए वेदी उसको कहा जाता है बलि वेदी। तो के लिए मतलब संप्रदान तत्पुरुष समास रहेगा। बलि की वेदी नहीं होता है मित्रों, बलि के लिए वेदी होता है। मतलब विकल्प नंबर 3 ही सही है, कोई डाउट इसमें भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 पर। खेत में फसल की सुरक्षा हेतु पशु पक्षियों को डराने हेतु खड़ा किया जाने वाला पुतला राजस्थानी भाषा में क्या कहलाता है? अगासी, अड़वो, अड़दियो और अग्रासन। क्या कहते हैं? खेत में फसल की सुरक्षा हेतु जो पशु पक्षियों को डराने हेतु जो खेत में पुतला खड़ा किया जाता है उसको राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाएगा? राइट आंसर बताना है मित्रों। उसको कहा जाएगा अड़वो। क्या कहा जाएगा? अड़वो के नाम से उसे जाना जाता है। विकल्प नंबर 2 सही है आपका प्रश्न संख्या 13 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 14, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाना चाहिए? उप, आ, प्रति और अनु। तो गमन का मतलब क्या होता है? जाना, और उसके अगर आप आगे आ लगा देते हो तो शब्द बन जाएगा आगमन। आगमन का अर्थ क्या होता है? आना। तो साथियों ये विपरीतार्थक बना कि नहीं बना? बन गया। बिल्कुल यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही है। गमन का विपरीतार्थक बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग जोड़ोगे? आ उपसर्ग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आएंगे मित्रों। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति, स्वकीय का परकीय, व्यष्टि का समष्टि। तो मित्रों सापेक्ष का निरपेक्ष ही होता है, व्यष्टि का समष्टि ही होता है, स्वकीय का परकीय ही होता है। लेकिन आपत्ति और विपत्ति ये दोनों तो एक ही चीज हो गई कि आपत्ति या विपत्ति आना मतलब संकट आना। तो साथियों फिर ये विलोम कैसे हुआ? नहीं हुआ। इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। तो 15 क्वेश्चन हमने व्याकरण के कर लिए हैं। अब 15 क्वेश्चन विधियों के करेंगे साथियों। विधियों के भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आप करने वाले हो। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे के अंदर आता है। किसके दायरे के अंदर? जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत आता है, जो उसके भौगोलिक दायरे के अंतर्गत आएगा, जो उसके विद्यालयी दायरे के या भावनात्मक दायरे के। तो 3 साल का बच्चा है, उससे आप बातचीत कर रहे हो तो अच्छी तरह से बातचीत किस चीज़ के ऊपर करोगे? अब भौगोलिक, भावनात्मक, विद्यालय। भाई 3 साल का बच्चा विद्यालय कैसे जाएगा साथियों? उसके जो संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत जो चीज़ें आती है, जो चीज़ें उसने सीखी है, उसके ऊपर आप उससे अच्छी तरह बातचीत कर सकते हो। तो मित्रों विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 16 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना किताब खोले पढ़ने की कुशलता विकसित करना और शांति के साथ पढ़ना। तो मौन पठन का मुख्य उद्देश्य बताइएगा साथियों। देखिए मौन पठन का मतलब ये नहीं होता है कि शांति से पढ़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल इसका शांति से पढ़ना एक उद्देश्य होता है, लेकिन मुख्य की बात करें तो वो ये नहीं रहेगा। बिना किताब खोले पढ़ने की कुशलता विकसित करना, भाई मौन पठन करोगे तो भी किताब तो खोलनी पड़ेगी, तो ये भी गलत हो गया।
गहन अर्थ ग्रहण करना। साथियों बिल्कुल यही इसका सही आंसर है। गहन अर्थ ग्रहण करने के लिए ही मौन पठन किया जाता है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। डाउट हो तो कमेंट करके जाइएगा, जैसे संशोधन हो सकता है। बिल्कुल 30 क्वेश्चन होते हैं, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी होता है। देखो कम से कम 10,000 15,000 लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के मन में तो कोई बात जरूर आती है। स्वाभाविक सी चीज है साथियों, ये व्यक्तिगत विभिन्नता हर जगह देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है। 3 चीजें हैं, सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे इंपॉर्टेंस बताना है, वो भी प्राथमिक स्तर पर। शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार और स्पष्टता। तो साथियों सारे ही ऑप्शन आपको सही लगेंगे यहाँ पर। सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति की अगर बात करें, ये चीज अगर प्राथमिक स्तर पर न होकर उच्च प्राथमिक स्तर पर होती तो फिर उसका आंसर चेंज हो जाता, लेकिन यहाँ पर है प्राथमिक स्तर पर शुद्ध उच्चारण सबसे इंपॉर्टेंस। क्योंकि साथियों शुद्ध उच्चारण ही मौखिक अभिव्यक्ति में बच्चों को सिखाए जाते हैं प्राथमिक स्तर पर। भाई शुद्ध उच्चारण मौलिक विचार लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है, और स्पष्टता भी होती है, बोलने में आत्मविश्वास भी। लेकिन छोटे बच्चे में उतना आत्मविश्वास होता नहीं है। स्पष्टता और शुद्ध उच्चारण दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी शुद्ध उच्चारण को दी जाती है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 18 में। वैसे आप हमें कमेंट करके जा सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में क्या चौथा विकल्प सही लगता है, या पहला या चौथा सही लगता है, या चारों ही सही लगते हैं। आप हमें बता सकते हो, बट बुक में भी पहला विकल्प सही है और मेरे अनुसार भी साथियों पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में होता क्या है कि एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो पहला भी सही मान लिया, चौथा भी सही मान लिया, ऐसे होता है। और बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आते भी है, इसलिए मुझे लाना ही पड़ता है कन्फ्यूजन वाले। क्योंकि कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं लाऊंगा, फिर एग्जाम में आएंगे, फिर कहोगे कि सर आपने तो ऐसे क्वेश्चन तो लाए ही नहीं आप, तो इसलिए लाना पड़ता है। यहाँ प्रथम विकल्प सही है, बाकी चौथा भी सही हो सकता है, किंतु प्रायोरिटी किसको दोगे? प्रथम को। कमेंट करके आप जा सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? पहला विकल्प, विकल्प को ध्यान से देखिएगा। कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, कविता याद करवाना और बुलवाना, कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, और अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो यहाँ पर देखिएगा, सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? यहाँ पर दूसरा विकल्प तो गलत हो जाएगा कि कविता याद करना करवाना और बुलवाना। तो साथियों ये इतना इम्पोर्टेंस रहेगा नहीं। किसी पाठ के अनुच्छेद को पढ़कर सुनाना, ये भी इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा ये नहीं। चौथा या पहला, ये इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है प्राथमिक बोलना और सुनना कौशल के विकास के लिए। तो साथियों फिर वही डाउटफुल वाला क्वेश्चन है ये भी, कि कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो देखिए ज़्यादा बेटर आंसर है प्रथम विकल्प। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। अब आप चौथे पे भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ गतिविधि शब्द आ रहा है। पहले पे कैसे जा रहे हो मैं आपको बिल्कुल रीज़न बताऊंगा। कि कहानी कहना, कहानी कौन कहोगे? आप कहोगे, आप एक शिक्षक हो, आप कहानी कह रहे हो, तो कहानी कहने से बच्चों में कौन सा कौशल विकसित होगा? श्रवण कौशल विकसित होगा। और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। अब प्रतिक्रिया जानोगे मतलब बच्चे खुद बताएंगे उस चीज के बारे में, तो फिर बोलना कौशल भी विकसित होगा साथियों। इसलिए यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है। जबकि अंत्याक्षरी में क्या होता है कि गीत गाए जाते हैं, यहाँ पर बोलना कौशल रागात्मक रूप में ही विकसित होगा। बल्कि यहाँ पर साथियों नॉर्मली जो हम बातचीत करते हैं वो चीज़ कहानी के अंतर्गत आ जाएगी, जब वो उसके प्रति प्रतिक्रिया देंगे। तो साथियों बिल्कुल इसका प्रथम ही विकल्प सही है। बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका चौथा भी मान सकती है, प्रथम तो उसको मानना ही पड़ेगा हर हालत में। और इसकी सेकंड चॉइस आपकी चौथा विकल्प है, और प्रथम चॉइस आपकी फर्स्ट विकल्प है। प्रायोरिटी फर्स्ट विकल्प को ही दोगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख करके ही समझिए साथियों। इसीलिए तो कहा था मैंने 20
भी नहीं कर पाओगे आज 20 क्वेश्चन भी। क्यों कहा था, उसका रीजन था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए। चलिए प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। मुझे पता है बिल्कुल आप डाउट होगे कि आप कहोगे कि नहीं सर 19 में बिल्कुल 4 ही है, पहला नहीं। तो भाई 4 है लेकिन सेकंड चॉइस पे है, फर्स्ट चॉइस प्रथम विकल्प रहेगी, क्योंकि कहानी सुनना भी एक बच्चों को बहुत अच्छा लगता है खेल की तरह साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है और बोलना कौशल पर बल देता है। तो जो संप्रेषण परक उपागम है मित्रों, वो निषेध तो करेगा नहीं, तो गलत हो गया। बोलना कौशल पर ही बल देगा, ये गलत है, बल्कि इसका राइट आंसर है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, कि जिस संदर्भ के अनुसार भाषा को बोला जाना चाहिए, जिस स्थिति के अनुसार उसी प्रकार भाषा प्रयोग होना चाहिए। दूसरा विकल्प सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 20 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा की क्षमता का विकास करने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर पूछा है कि बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करना है, तो इसका क्या अर्थ रहेगा। भाषिक संरचनाओं पर अधिकार करना, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करना, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार करना और भाषिक नियम पर अधिकार। तो साथियों प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो नियमों पर अधिकार तो गलत हो गया, अनुकरण की कुशलता नहीं रहेगा, वही भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना ही भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है प्राथमिक स्तर पर, कि बच्चों में भाषा प्रयोग की कुशलता विकसित हो, वो भाषा को प्रयोग कर सके संदर्भ और स्थिति के अनुसार, वही सबसे बेस्ट विकल्प है। यहाँ पर दूसरा विकल्प सबसे बेस्ट है प्रश्न नंबर 21 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो मित्रों 22वां क्वेश्चन है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना, भाषा प्रयोग में अतिशुद्धवादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना और व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य बताइए क्या रहेगा साथियों। देखिएगा व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना इसका मुख्य उद्देश्य हो ही नहीं सकता। अति शुद्धवादी, भाई शुद्धवादी होना ठीक है, लेकिन ये अति शब्द लग गया ना, तो फिर ये भी गलत हो गया। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, कि जब हम भाषा प्रयोग करते हैं तो उसमें व्याकरण का ध्यान रखा जाए, यही व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य दिए गए विकल्पों के अनुसार। तत्वों की सूची बनाना भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। तो साथियों कमेंट करके जाइए, मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल इससे हाई लेवल का अगर पेपर आ जाए तो गारंटी देता हूँ मैं साथियों, गारंटी इस चीज़ की, इससे हाई लेवल का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता आपके हिंदी में। यहाँ पर अगर आप 20 भी कर दोगे तो मेरी गारंटी है कि आप एग्जाम में 25 प्लस करोगे गारंटी के साथ में। यहाँ पर 20 भी कर दोगे तो बिल्कुल ईमानदारी से। प्रश्न नंबर 23, काव्य शिक्षण में प्रयोग आने वाली विधियों में यह विधि नहीं है। भाष्य एवं तुलना विधि, समीक्षा विधि, प्रयोग विधि, टीका विधि। तो काव्य शिक्षण के अंतर्गत देखिए टीका, भाष्य, तुलना और समीक्षा तीनों ही आ जाती है, लेकिन प्रयोग विधि काव्य में नहीं आती है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प सही है आपका प्रश्न नंबर 23 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। 24वां क्वेश्चन, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए और क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। सबसे बेस्ट विकल्प का चयन कीजिए साथियों। बालक अधिक कब सीखेगा, तो साथियों सबसे ज़्यादा सीखा जाता है जब किसी चीज़ को हम सीखते हैं करके, लर्निंग बाय डूइंग, क्रिया विधि से। तो साथियों चौथा विकल्प सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 24 में। जैसा कि मैंने पहले बताया था अंत्याक्षरी वाला, तो उसमें भी वो गतिविधि आधारित है, लेकिन अंत्याक्षरी में किसी चीज़ को करके थोड़ी सीखा जाता है साथियों। कहानी भी साथियों वहाँ पर बालक खुद अभिव्यक्ति दे रहा है, तो फिर वो भी हो गई एक गतिविधि, इसलिए वहाँ मैंने कहानी वाला बताया था। बाकी बुक में भी कहानी वाला ही था और मेरा भी वही मानना है साथियों। यहाँ पर क्रिया विधि सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि बालक करके सीखेगा तो सबसे अधिक सीखेगा बजाय इन माध्यमों के। तो साथियों चौथा विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, निम्न में से ध्वन्यात्मक विधि का दोष है वाचन शिक्षण में उपयोगी होना। तो भाई कोई भी विधि अगर वो उपयोगी है किसी चीज़ को सिखाने में, तो वो उसका दोष थोड़ी होता है, तो ये तो दोष नहीं है। वर्ण पर अधिक बल देना,
वर्ण ध्वनि को अलग अलग मानना और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों दूसरा या तीसरा देखिएगा, ध्वन्यात्मक विधि के दोष की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है साथियों, ये वर्ण और ध्वनि को अलग अलग मानती है और वर्ण पर अधिक बल देती है। दूसरा और तीसरा दोनों ही विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 25 में। मतलब यहाँ पर ये दोनों ही ध्वन्यात्मक विधि के दोष है, दूसरा विकल्प भी तीसरा विकल्प भी। बाकी तीसरा विकल्प आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं साथियों। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना और भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो ये तो लग गया हमें कि पूर्णतः कंठस्थ मतलब वो तो रटने वाली बात हो गई, तो रटना तो अमनोवैज्ञानिक है, तो ये भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं रहेगा प्राथमिक स्तर पर। तो चलिए 27 पे आते हैं, यहाँ कौन सा चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, अवलोकन, जांच सूची और साक्षात्कार। भाई साक्षात्कार आप बच्चों का लोगे तो वो तो गलत चीज़ हो जाती है, बच्चों का साक्षात्कार लेना वो बोल ही नहीं पाते हैं साथियों, तो ये गलत है। लिखित परीक्षा और जांच सूची से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अवलोकन, क्योंकि बच्चों का अवलोकन करके आप भाषा का आकलन कर सकते हो कि वो किस तरह भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं, किस प्रकार से लिख रहे हैं, मतलब सभी चीज़ों का अवलोकन यदि आप कर दोगे तो वो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। बिल्कुल दूसरा विकल्प सही है साथियों 27 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से पाठ योजना का अंग नहीं है? सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, जांच कार्य और गृह कार्य। देखिए पाठ योजना में सामान्य और विशिष्ट दोनों ही उद्देश्य होते हैं, इसमें जांच भी की जाती है लेकिन गृह कार्य नहीं दिया जाता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही है 28 में। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 29 पर। निष्ठा प्रशिक्षण में किसको प्रशिक्षण दिया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? निष्ठा प्रशिक्षण साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण में से आपके क्वेश्चन आएगा ही आएगा, देख लेना मैं इसको पूरा करा दूंगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन निष्ठा प्रशिक्षण के ले आऊंगा कि क्या कौन कौन से, और एक जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत जल्द ला रहा हूँ। जो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और जो जम्मू कश्मीर में आरटी से संबंधित धाराएं लागू हुई है तो उनमें से आपके 101% क्वेश्चन आएगा साथियों, 101%। देख लेना भले आप। तो किसको प्रशिक्षण दिया जाता है? छात्रों को, अध्यापकों को, अभिभावकों को और सभी को। देखिए निष्ठा प्रशिक्षण, निष्ठा और दीक्षा दो चीजें हैं। तो मित्रों देखिएगा, निष्ठा प्रशिक्षण में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। किसको प्रशिक्षण दिया जाता है? अध्यापकों को। खुद हमने कई ट्रेनिंगें की है साथियों इस निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत। विकल्प नंबर 2 सही है, छात्रों और अभिभावकों को नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 और अंतिम। दीक्षा का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयर, डिजिटल इंट्रोडक्शन फॉर न्यू शेयरिंग और डिजिटल इंटरेंटिव फॉर नेशनल नॉलेज शेयर। तो साथियों दीक्षा जो ऐप है, दीक्षा DIKSHA, इसकी फुल फॉर्म बताना है आपको। तो इसको कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। विकल्प नंबर 1 सही है। देखिए जो निष्ठा का जो कार्यक्रम है वो दीक्षा एक ऐप का नाम है साथियों, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। बच्चों को यहाँ पर एक बार अध्यापक पढ़ाते हैं, फिर अध्यापक उनसे सीखते हैं साथियों। मतलब निष्ठा प्रशिक्षण में अध्यापक प्रशिक्षण लेते हैं और फिर उन चीज़ों को बच्चों को भेजते हैं। तो फिर इस प्रकार का ये सिस्टम रहता है साथियों ऑनलाइन पढ़ाई का। विकल्प नंबर 1 सही है यहाँ पर प्रश्न नंबर 30 में। दीक्षा का पूरा नाम प्रथम विकल्प। तो साथियों दीक्षा और निष्ठा दोनों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तिथियों से संबंधित क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए, क्या उद्देश्य इत्यादि क्वेश्चन जरूर मैं लेकर आऊँगा। डाउट हो तो बताकर जाइएगा। वैसे मैंने एक एक चीज़ क्लियर करने की पूरी कोशिश की है साथियों। बाकी 30 में से 20 प्लस भी जिसके हुए, यकीन मानिए आप बहुत ही शानदार तैयारी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। और 25 जिसने कर दिए तो आप गारंटी 30 में से 1 या 2 ही गलत करोगे फिर मेन एग्जाम में, 1 या 2 ही गलत। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।